हेलो मेरे प्रिय छात्रों, जो कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज बात करेंगे क्या क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बात करेंगे, जो कि हमने 4 पार्ट बना चुका हूं, जो कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे छात्रों। आज बात करेंगे आज जो कि है 5 पार्ट है स्टूडेंट, जो कि आज इसी वीडियो में पहला चैप्टर खत्म करने वाले हैं, पूरा एकदम समाप्त कर देंगे। आज चलते हैं जहां तक जाए और बचा ही नहीं है, जो कि 4 पार्ट में बना चुका हूं स्टूडेंट। अब बात करेंगे क्या आपने पढ़े होंगे क्या रेडियस अभिक्रिया के बारे में। पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा, रेडियस अभिक्रिया के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, हम एग्जाम दिए, मेरे एग्जाम में भी पूछा था। ये रेडियस अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज रेडियस अभिक्रिया में क्या क्या पढ़े थे, उपचयन और अपचयन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज बात करेंगे क्या उपचयन के प्रभाव। तो चलते हैं बात करते हैं उपचयन के प्रभाव क्या कहलाता है मेरा स्टूडेंट। सबसे पहले उपचयन के प्रभाव पढ़ लेते हैं। उपचयन पहला प्रभाव क्या है, संचारण। मतलब ये जो संचारण हम लिखे, क्यों लिखे, उपचयन के प्रभाव है। क्या है, उपचयन के ये प्रभाव है संचारण। अब बात करते हैं इसका डिफरेंशन। आप क्या कीजिए, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप एक कॉपी कलम ले लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। लिखते जाइए तभी आपको समझ में आएगा। चलते हैं स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्या संचारण के बारे में, कि संचारण का डिफिनेशन क्या है। आप लोग लिख सकते हैं कि जब धातु आर्द्रता वायु पानी अम्ल के संपर्क में, मतलब इसके संपर्क में, आर्द्रता के संपर्क में, वायु के संपर्क में और पानी के संपर्क में और अम्ल के संपर्क में और आदि यहां पर भी करना था, आदि के संपर्क में आता है। मतलब आता है क्या, कौन आता है, धातु आता है तो धातु संचारित हो जाता है। बात समझ में आया कि जब धातु आर्द्रता वायु पानी अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु जो है वो संचारित हो जाता है। धातु जो है वो संचारित हो जाता है। जैसे हमने 3 एग्जाम्पल लिया, क्या, तांबे पर परत, तांबे पर हरी परत। आप देखे होंगे अगर तांबे को छोड़ दिया जाए वायु और पानी अम्ल के साथ, उसको छोड़ दिया जाए, कोई काम नहीं है, तो आप देखिएगा एक परत जम जाएगा। और वो कौन सा परत जम जाएगा, हरी परत एक जम जाएगा, देखिए होंगे आप। अब बात करते हैं क्या, लोहे पर जंग लगना। अगर आप लोहा को अगर छोड़ दे, उसका कोई यूज नहीं किए, तो लोहा क्या हो जाएगा, जरूर बताइए, लोहा क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा, बिल्कुल ही जंग लग जाएगा। तो यह संचारण कहलाता है, यही संचारण होता है, लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है संचारण का। अब देखते हैं चांदी पर काली परत जमना। मतलब अगर चांदी को छोड़ दिया जाए तो ये जो काली परत उसमें जम जाएगा चांदी पर। क्लियर हो गया स्टूडेंट, संचारण के बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बार मैं डिफिनेशन और बोल देता हूं, आप लोगों को एकदम लिखने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो को देखना जरूर। कि जब धातु आर्द्रता वायु पानी अम्ल आदि के संपर्क में आता है, आदि के संपर्क में आता है तो धातु जो है वो संचारित हो जाता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा, जो कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा है। चलते हैं बात करते हैं आगे क्या कहला है। तो मेरे छात्रों अब बात करेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, ये मतलब आपने पिछले वीडियो में पढ़े होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम अब क्यों पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट ये जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है ये तापमान के आधार पर है। हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो पढ़ा था, और यहाँ पर जो है तापमान के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है ये डिफिनेशन, जो कि ध्यान से समझिएगा
कि पहला क्या कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर, पहला क्या कह रहा है ऊष्माक्षेपी। सबसे पहले समझ लेते कि ऊष्माक्षेपी का डेफिनेशन जान लीजिए। आप सिर्फ सुनिए और कॉपी में लिखिए, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा कि जिन अभिक्रिया में प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ जिन अभिक्रिया में प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसी को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। नाम ही से पता चलता है कि उष्मा और क्षेपी मतलब उष्मा का भी उत्सर्जन होना है इसमें, इस अभिक्रिया में। तो देखिए क्या जिन अभिक्रिया में, तो यहां पर क्या है CH4, उसके बाद ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया स्टूडेंट, CO2 प्लस 2H2। उसके बाद यहां पर देखिए उष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा का भी उत्सर्जन हो क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी कहलाएगा। जिस अभिक्रिया में उष्मा का भी उत्सर्जन होना तो क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी कहलाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं क्या स्टूडेंट, उष्मा शोषी के बारे में। तो मेरे प्रिय छात्रों कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर हमने पढ़ा था कि ऊष्माक्षेपी के बारे में। अब बात करेंगे दूसरा नंबर क्या कह रहा है, उष्मा शोषी के बारे में। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लीजिए स्टूडेंट, क्या कह रहा है इसका डिफिनेशन। जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को क्या कहते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी अभिक्रिया को उसके अभिकारकों को तोड़ने के लिए क्या तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उष्मा शोषी कहलाता है। हमने नीचे एक उदाहरण लिया क्या, CaCO3 मतलब ये जो CO3 हम तोड़े, CaO प्लस CO2 को तोड़े, कैसे तोड़े, ऐसी तो नहीं तोड़ सकते हैं ना, जैसे लाइव कुल्हाड़ी में तोड़ दिए नहीं स्टूडेंट। इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है तभी ये तोड़ा CaO प्लस CO2 में, इसलिए ये तोड़ा। मतलब इसको हम उष्मा की जरूरत लिए तभी ये CO3 CaO प्लस CO2 को तोड़ा, नहीं तो नहीं टूटता। यहाँ पर अगर प्रकाश की भी जरूरत होती तो प्रकाश हम लेते, विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती तो विद्युत ऊर्जा लेते। मतलब जिस अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारक कौन ये हुआ ना, इसको तोड़ने के लिए उष्मा की जरूरत हो, उसी को क्या कहते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट, मेरा चैप्टर भी खत्म हो गया। क्लास 10 का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर मेरा समाप्त हो चुका। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर का पहुंच सके आपको। क्लियर हो गया स्टूडेंट, मिलते हैं ऑब्जेक्टिव लेकर, अभी तक फिर देखेंगे आगे।